आई वेलकम यू ऑल इन द इंडियाज लार्जेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपका अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। साथ साथ स्वागत है आपका करंट अफेयर 101 के ऊपर। आज हम बात करेंगे दोस्तों लाइव करंट अफेयर की क्लास जो हम करते हैं मॉर्निंग 8 बजे 12 बजे का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। और अनअकैडमी ऐप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों, जहां पर हम क्विज, स्पेशल क्लास और प्लस क्लास का करते हैं। प्लस कोर्स आपको पता है, मेरा प्लस कोर्स आ चुका है। जिस बच्चों के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों बाय यूजिंग द कोड सुमित10। याद रहे, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं प्लस आइकॉनिक किसी भी कोर्स के लिए अगर आप चाहते हैं सुमित सर से जुड़ना, सो मेक श्योर आप कोड क्या यूज करें, आप कोड यूज करें सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है, इसी कोड को आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को सीधा मेल कर सकते हो, सब्जेक्ट में लिख दो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? दिस इज अबाउट द औरोराज बोरियोलिस के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है? मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे बट ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम हम वो क्लास को पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाँ, मैं क्वेश्चन बॉक्स चेक करूंगा अंजलि, बट अभी नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले क्लास करूंगा, आफ्टर द क्लास, जब क्लास हमारी ओवर हो जाएगी आफ्टर दैट आई विल चेक द क्वेश्चन बॉक्स। तब मैं क्वेश्चन बॉक्स चेक करूंगा और आपके जो भी सवाल होंगे उनके मैं जवाब भी यहां पर दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों अरोरा बोरियोलिस के बारे में। ये क्या होता है समझिए गाइस, ये क्या होता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, आप सब लोगों को पता है पृथ्वी के पास में अपना एक क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के ऊपर, जैसे अर्थ है, सपोज दिस इज द सरफेस, और ये सरफेस के कितने किलोमीटर तक, आपका लगभग 70,000 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। क्या कह देते हैं दोस्तों? मैग्नेटोस्फेयर। तो ये जो मैग्नेटोस्फेयर है ये लगभग आपका 70,000 किलोमीटर तक पृथ्वी पर आपका ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन अधिकांश अगर मैं बात करूं 36,000 किलोमीटर तक ये सबसे अच्छा पाया जाता है। ये मैग्नेटोस्फेयर हमारी सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से क्या करता है दोस्तों? हमारी रक्षा करता है। समझ में आई बात? अब मैंने सुबह भी बताया था, वैसे फिर से देख लेते हैं। हम पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो 3 टाइप स्ट्रक्चर है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसे कैसे? पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग की अगर मैं बात करूं, इसका मेन काम यही है हमारे पास। इसमें नफे चाचा होता है। नफे चाचा मतलब निकल एंड आयरन। ये जो आयरन है इसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आयरन गेट मैग्नेटाइज्ड, और ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इसके अंदर में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पृथ्वी है ना, इट विल बिहेव लाइक अ किसके? मैग्नेट। इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इसके चारों तरफ आपका क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऐसे। ठीक है, यही चीज है। अगर मैं बात करूँ ये पृथ्वी है, सपोज अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ क्या होता है दोस्तों? आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्नेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फेयर। ये मैग्नेटोस्फेयर हमारी अर्थ की रक्षा करता है किससे? सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे। सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है ना, उन हार्मफुल रेडिएशन से हमारी क्या करता है दोस्तों? ये आपकी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है दोस्तों? आपका दिस मैग्नेटोस्फेयर। इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सन रेडिएशन। अब कई बार क्या होता है ना, सूर्य भी कम तो नहीं है, सन की जो आपकी रेज आती है ना, जो हमारे तक आती है, इनको हम बोलते हैं, कई बार इसमें होता है सोलर स्ट्रॉम। तो ये सोलर स्ट्रॉम होता है ना, कई बार बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जब ये सोलर स्ट्रॉम स्ट्रांग होता है तो कई बार ऐसा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसको रोकने का प्रयास करता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, ये सोलर स्ट्रॉम जो होता है ना, ये अपने इस मैग्नेटोस्फेयर को पाड़ के, तोड़ के अंदर आ जाता है, और ये जनरली कहां होता है? पोल्स के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर। और तब जब वो अंदर आ जाता है ना फनल टाइप से, तो हमें इस प्रकार की लाइट देखने को मिलती है, और इस लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, इसको बोलते हैं, इस लाइट को हम बोलते हैं। अभी एक रिसर्च है, रिसर्च में क्या पता चला है दोस्तों? रिसर्च के अंदर हमें पता चला है कि जो ऑरोरा बोरियोलिस है ये आप ज्यादा साउथ में भी देख पाओगे, यूएसए के अंदर, साउथ में, यानी कि पेनिनसेल्विया और इलिनियोस तक आप देख पाओगे यूएस के अंदर। ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस अगर हम बात करें, ऑरोरा बोरियोलिस को अब दक्षिण के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है, जो कि अमेरिका में इलिनियोस और पेनिनसेल्विया के उत्तरी भागों तक आपको दिखाई देंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है कि जो सोलर स्ट्रॉम है हमारा, ठीक है, जो आपका अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को तोड़ के अंदर आता है, ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों? ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोलर स्ट्रॉम ये आपका पेनिट्रेट करके अंदर आ रहा है। टॉपिक पढ़ना जरूरी क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, ऐसे इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना आपके पेपर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू स्टडी ऑल दीज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। अब समझिए मेरी बात।
जो हमारी ये नॉर्दर्न लाइट है, इसको ऑरोरा बोरियोलिस को हम नॉर्दर्न लाइट भी क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे हमें दिखाई देती है। कह रहा कि नॉर्दर्न लाइट विच इज ऑल्सो नोन एज ऑरोरा बोरियोलिस, ये कहाँ दिखती है दोस्तों, मुख्यतः आपको पोलर रीजन के अंदर दिखाई देती है, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर आमतौर पर। ये आपको ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है, उत्तरी लाइट को। आमतौर पर ये आपको ध्रुवीय क्षेत्र जो है, ध्रुव के जो इलाके हैं उनके पास मिलते हैं, जैसे नॉर्वे है ना, यूरोप के उच्च भाग जो होते हैं, उच्च अक्षांश में जो स्थित होता है, वहां पर ये आपको दिखाई देती है। द स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर ऑफ यूएस नेशनल ओशियोनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी क्या हुआ है, NOAA की बात कर रहे हैं हम आपका, यानी कि जो स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर है, यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, NOAA जो है, उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉम है ना, जो पृथ्वी सूर्य से आता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इस ग्रो करने की वजह से ये नॉर्दर्न लाइट जो है आपको, दे आर मोर विजिबल इन द नॉर्दर्न एरियाज देन यूजुअल, आपको ये ज़्यादा दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ये जो सन से जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉम था, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉम की वजह से जो ऑरोरा बोरियोलिस होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अभी तक ये सिर्फ आप कहाँ देख पाते थे दोस्तों, नॉर्थ पोल के आसपास, नॉर्थ पोल के इलाकों के आसपास, बट अब ये आप इंटीरियर में भी देख पाओगे। नॉर्थ अमेरिका में आप पेनिनसिल्विया और इलिनियोस तक आप इनको ऑब्जर्व कर पाओगे, ये बात बोला है। व्हाट इज द कोज ऑफ ऑरोरा, ये ऑरोरा बोरियोलिस होता है, ये होता किसकी वजह से, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो ऑरोरास जो है, दे अकर व्हेन द चार्ज पार्टिकल विच आर इजेक्टेड फ्रॉम द सन सरफेस। देखो सूरज की सरफेस से कुछ चार्ज पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सोलर विंड। ये जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये होता क्यों है, ऑरोरा बोरियोलिस होता क्यों है, समझो, सिंपल सी बात। ये सन है हमारे पास, और सन की सतह से क्या होता है दोस्तों, आपके चार्ज पार्टिकल जो है, सन की सतह से चार्ज पार्टिकल जो हैं, ये इजेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये इजेक्ट होकर क्या करते हैं दोस्तों, इस आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। अब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, मैग्नेटोस्फेयर। अब मैग्नेटोस्फेयर क्या करेगा, इसको रोकेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर को पेनिट्रेट करके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और उसी से लाइट हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। while flowing towards the earth, these fast moving solar winds carries with it sun magnetic field which disrupt the magnetosphere। देखो जब ये पृथ्वी की ओर बहते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अपने साथ साथ जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको भी लेके आते हैं, और वो जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र है, वो हमारे मैग्नेटोस्फेयर को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और उसकी वजह से ये चीज़ें जो है, ये किरणें जो हैं, ये आपके चार्ज पार्टिकल जो हैं, ये पृथ्वी के अंदर में एंटर कर जाते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमें ऑरोरा बोरियोलिस ये घटना जो है देखने को मिलती है। कुछ ऐसा होता है, देखो सूरज से किरण आते हैं, अभी जो सूरज से पार्टिकल आता है ना, ये देखो लाइक दिस टाइप से, ये जो आ रहा है, ये क्या करेगा, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर इसको बैंड कर देगा, और ये पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाता है। अब जब ये एंटर करता है, तभी ये नॉर्थ पोल के आसपास ये हमें लाइटनिंग की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस, इसको हम कह देते हैं। When the sun magnetic field approach the earth, the protective magnetic field radiating out of the earth poles deflect the former, the shielding life on the earth। देखो ये जो सोलर विंड आती है ना, हमारे पास सोलर स्टॉर्म आता है, इनको रोकने का काम किसका होता है, इनको रोकने का काम होता है मैग्नेटोस्फेयर का, और मैग्नेटोस्फेयर करता भी है, क्या करता है कि जो सूर्य से किरणें आती है ना, इनको रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर सोचो ये पृथ्वी पर आ जाए ना, तो पृथ्वी का अस्तित्व ही ना रहे, समझ में आ रही बात, इसका अस्तित्व ही ना रहे, और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए ही हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटोस्फेयर होता है। हाउएवर, अरे जिसको नींद आ रही है सो जाओ, ठीक है, जिसको नींद आ रही है सो जाओ, मैं लोरी नहीं लगाऊंगा भाई, जिसको पढ़ना है वो आओ यार, जो सीरियस हैं वास्तव में, जो अपनी नींद को त्याग सकते हैं, जिनको नींद भी नहीं त्यागी जा रही जिनसे, हैं, तो वो तो क्या ही करेंगे। मेरा एग्जाम नहीं, एग्जाम आप लोगों का है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस सेशन हियर, कि बच्चों का यार किसी प्रकार से नुकसान ना हो पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे, तो मुझे पता है आप कौन सी श्रेणी में आते हो, आपको कोई यूपीएससी से मतलब नहीं है, बस आपको नाम की बात है, ठीक है। तो जिनमें नहीं है, जो खत्म है, जिनमें राख दूंगा, बाकी नहीं, उन लोगों को मैं यहाँ नहीं बुलाता। देखो मैंने एक तोड़ सीरीज भी चलाई है, तोड़ सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको कुछ करना है, टॉपिक ऑफ द डे, वो हम नाइट में ही करते हैं, लेट करते हैं, वो उनके लिए है जो अपनी कम से कम नींद को तो दाव पे लगा सकते हैं। चलिए, हाउएवर दिस हैपन्स टू द प्रोटेक्टिव फील्ड कपल्स टुगेदर टू द फनल। अब होता क्या है, जब ये प्रोटेक्ट करता है ना, मैग्नेटोस्फेयर जब इसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो फनल की शेप में आ जाता है, कीप की शेप में, और उस कीप की शेप में से कुछ ये सोलर जो आपकी रेज है, ये अंदर आ जाती है, और उसी की वजह से हमें लाइट जो है इस प्रकार से दिखाई देती है
है ना। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोलर एक्टिविटी, है ना, उच्च शोर गतिविधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सोलर एक्टिविटी जो होती है ना, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल बोलते हैं, हाई स्पीड सोलर विंड होती है, और कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ये हमारे जो स्पेस का वेदर होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, अंतरिक्ष में मौसम को प्रभावित करते हैं, और मुख्यतः ये सूर्य से क्या होते हैं दोस्तों, उत्पन्न होते हैं। अब आप पूछोगे क्या ये डेंजरस है, क्या सर ये सोलर फ्लेयर जो आती हैं, जो सूर्य से निकलती हैं, जो सोलर स्ट्रॉम होता है, क्या ये डेंजरस है, क्या ये खतरनाक है हमारे लिए? चलिए बात करते हैं। ये जो सोलर फ्लेयर आती है ना, दे आर टिपिकली अफेक्ट द स्पेस डिपेंडेंट ऑपरेशन। जितनी भी हमारे स्पेस पर आधारित ऑपरेशन है ना हमारे, उनको ये सबको प्रभावित करती है। जैसे आपके पास जीपीएस होता है, जीपीएस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस है ना, जीपीएस प्रभावित होता है, आपका रेडियो प्रभावित होता है, आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रभावित होते हैं, आपकी जो फ्लाइट का ऑपरेशन है वो प्रभावित होता है, आपकी जो पावर ग्रिड है वो प्रभावित होती है, आपका जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जो अंतरिक्ष के अंदर जो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, अंतरिक्ष की खोज कर रहे हो, वो प्रभावित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दो इस पूरे टॉपिक्स में से याद क्या रखना है, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। आपको याद करना है कि ऑरोरा बोरियोलिस क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता चला कि सर सूर्य से बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल, यहां से बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल इजेक्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सोलर स्ट्रॉम। ये सोलर स्ट्रॉम क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं सोलर स्ट्रॉम बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। अब ये क्या करती है दोस्तों, ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल, उसके मैग्नेटिक फील्ड को लेके आती हैं, उसके चुंबकीय गुण को लेके ये पृथ्वी की तरफ बढ़ती है। इनको बचाने के लिए, इनको रोकने के लिए पृथ्वी के पास में क्या होता है, मैग्नेटोस्फेयर। ये मैग्नेटोस्फेयर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उत्पन्न होता है, और कई बार क्या होता है, ये मैग्नेटोस्फेयर इसको पार कर जाता है, ठीक है। आप कोशिश तो करता है बेचारा, लेकिन जब ये बहुत स्ट्रांग होता है थोड़ा बहुत इसको पार कर जाता है, और उसी की वजह से हमें इस प्रकार की जो लाइट है वो देखने को मिलती है, हरी हरी, जिसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। साधारणतः ये नॉर्थ पोल पर देखने को मिलती है, लेकिन कई बार जब ये स्ट्रांग हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो हमें वो साउथ में भी देखने को मिलता है। और अभी एनओए ने यही बोला है कि आपको साउथ में इलिनॉइस और पेनिनसिल्विया तक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब आप पूछोगे सर क्या इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? हाँ होते हैं दोस्तों। इससे जीपीएस प्रभावित होता है, रेडियो कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, इससे हमारे फ्लाइट के ऑपरेशन प्रभावित होते हैं, इससे हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रभावित होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे हमारी पावर ग्रिड जो है वो प्रभावित होती है। समझ में आ रही बात है ना? ऐसा ही होता है, कलर जो है वो चेंज होता रहता है, कांशा दुबे, कलर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ग्रीन और ब्लू टाइप का, ब्लूइश ग्रीन, ऐसे ही कलर दिखता रहता है। अब देखो मैंने कुछ बातें बताई हैं, उनके ऊपर आपको रिलेटेड सर्च पे काम करना है। सबसे पहले कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, सीएमई क्या होता है, सोलर साइकिल क्या होता है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, सोलर फ्लेयर क्या होती है, और जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम क्या होता है, सनस्पॉट क्या होते हैं। देखो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगर इफ यू आर सीरियस ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू दैट। और आपकी सीरियसनेस मुझे इसी से दिखती है कि क्या रिलेटेड सर्च पे काम आप करते हो कि नहीं करते। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ऑरोरास बोरियोलिस होते क्या हैं, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है, ये जो ऑरोरास बनते हैं इसके पीछे कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवों पर ही ये क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। मेंस में आपसे एक शॉर्ट नोट लिखवाया जा सकता है, डिस्क्राइब द फिनोमिनाज ऑफ ऑरोरा, ठीक है, बोरियोलिस। आपको पूछा जा सकता है ये ऑरोरा बोरियोलिस जो है ये कैसा होता है, शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट जनरली आपसे इससे पूछा जा सकता है, ठीक है, जीएस पेपर 1 के अंदर में, है ना, 4 नंबर का, ठीक है, एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। गुड, ठीक है, कूल। चलिए आगे बढ़े, पहला टॉपिक कंप्लीट। चलिए ओके की रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लाइक कर देंगे एक बार, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए ओके की रिपोर्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो तमिलनाडु के बारे में है। अब तमिलनाडु में क्या हो रहा है मित्रों, तमिलनाडु के अंदर में बेसिकली कास्ट वाइज सर्वे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ध्यान से सुनना है आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं सर्वे की। अगेन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया हुआ है तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो क्या रहा है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, वैसे तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे होता है जो हम कास्ट की डेटा कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जब भी हम सेंसस करते हैं ना, जनगणना करते हैं, तो उसमें कास्ट को हम चेक नहीं, हम कास्ट की गिनती नहीं करते कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, हम ये नहीं करते। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा सर्वे किया जा रहा है जिसमें आपकी कास्ट वाइज सर्वे किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है, क्या ये आपका सेंसस किया जा रहा है, सेंसस का पार्ट है? तो ना ये है, ना ये है।
अब इन्हीं दोनों के बीच में कंपैरिजन हम करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जो है ये क्या है और सेंसस की जो गणना होती है ये क्या होती है और दोनों में क्या परिवर्तन है। याद रहेगा आपको, तमिलनाडु के अंदर में हम एक कास्ट वाइज सर्वे कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो हम सेंसस करते थे, जनगणना करते थे ना, उसमें हम कास्ट की गिनती भी कर लेते थे। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में, हमने इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया। तो उसके बाद में तो हम बात करें तो ये चली ही नहीं। फिर आज़ादी के बाद में भी जो हमारे पहले रजिस्ट्रार जनरल थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम कास्ट के लिए अलग से सर्वे नहीं करेंगे, है ना, हम सेंसस में सिर्फ जनगणना करेंगे, लोगों की गिनती करेंगे, हम कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। कास्ट का डेटा कलेक्ट करने के लिए अदर से अलग से हम सिस्टम बनाएंगे, है ना, हम कास्ट का जनगणना करेंगे, कास्ट को गिनेंगे जनगणना के अंदर, लेकिन सिर्फ हम शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को ही गिनेंगे कि कितने लोग हैं ओबीसी से और शेड्यूल कास्ट से, और वो भी वॉलेंटरी होगा, है ना। सो ये सारी बातें जो है यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, पेपर का कौन सा पार्ट है दोस्तों, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जीएस पेपर 2 में आता है। इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। अब आप कहोगे सर ये इनकी डेवलपमेंट से कैसे, एक बात बताओ, जब मुझे पता ही नहीं कि भारत की सोसाइटी में एससी लोग कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, तो मैं कैसे पॉलिसी बनाऊंगा उनके लिए। अगर सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार का काम है नीति निर्माण करना, सरकार का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कब होगा, जब उनके पास में एग्जैक्ट डेटा होगा। अरे मेरे पास डेटा ही नहीं है भैया, अब मेरे पास डेटा नहीं है, मैं पॉलिसी कैसे बनाऊंगा, डेटा कैसे निकलेगा दोस्तों, डेटा निकलता है नहीं सर्वे से। तो हम यही बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से सर्वे किया गया और किस प्रकार से सर्वे से डेटा आपका मिल रहा है। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। क्या पढ़ रहा हूं मैं आपका, तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है दोस्तों एक कमीशन अपॉइंट करने का, जो ये बताएगा कि किस प्रकार से हमें कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स, पॉपुलेशन का कास्ट वाइज सर्वे हमें करना है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी आबादी के जाति विशेष का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक जो है कमीशन की एक गठन किया है, और ये कमीशन बताएगा, एक कार्य प्रणाली के बारे में बताएगा कि किस प्रकार से ये जो आयोग होगा ये कास्ट वाइज डेटा आपका क्या करेगा दोस्तों, गैदर करेगा, कास्ट वाइज डेटा जो है आपका वो इकट्ठा करेगा। समझ में आ रही बात, तो ये सारी चीजें होंगी। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस विल इन्वॉल्व द फुल हेड काउंट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एवरी कास्ट। अब ये बात हमें भी नहीं पता, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, क्या इस सेंसस के अंदर हर जाति के एक एक बंदे का हेड काउंट होगा, क्या कि एक एक बंदे को हम गिनेंगे, बिल्कुल अच्छा तू आजा तू आजा, हेड काउंट होगा, क्या हर कास्ट का हेड काउंट होगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, और वेदर इट इज अ बेटर डिस्क्राइब्ड एज अ सर्वे, और अगर हम देखें तो अगर या तो हम कास्ट को एक एक को बिल्कुल गिनेंगे कि कितनी कास्ट में कितने लोग हैं, या नहीं गिनेंगे तो ये फिर क्या होगा, फिर तो ये सेंसस वाली एक्सरसाइज होगी। तो ये क्या है, हम इस बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। बट आपको पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कास्ट का जनगणना करने के लिए, कास्ट का डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है एक अलग प्रकार का आपका सर्वे करती है, जिसको हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC करती है, जो भी 2011 में किया गया था, परंतु इसका डेटा जो है अभी पब्लिक के अंदर में नहीं रखा गया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो बातें कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सरकार जो है तमिलनाडु की, उसने कमीशन सेटअप किया है, और वो कमीशन क्या करने वाला है दोस्तों, वो कमीशन जो है तमिलनाडु के अंदर में कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स हैं वो आपका नोट करेगा। अब ये हमें नहीं पता कि वो कैसे करेगा, मतलब हर बंदे को हेड काउंट करेगा, जितने भी कास्ट में जितने भी लोग हैं उनको एक एक जाके हेड काउंट, मतलब है हर बंदे की गिनती करेगा, हर बंदे के बारे में लिखेगा किस कास्ट से किस से नहीं, या सिर्फ ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज होगी जो हम सेंसस में करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है। सेंसस के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेंसस के अंदर हम कास्ट वाइज सर्वे नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि किस कास्ट में कितने बंदे, नहीं जानते हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ उसमें ओबीसी और जो बैकवर्ड कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं, या जो हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उन्हीं का डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, ये जो कास्ट वाइज डेटा है ये गैदर किया जाता है किसमें, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर में। ठीक है, और 2011 में हमने इस एक्सरसाइज को पूरा किया था, बट अभी तक इसका जो डेटा है वो पब्लिक हमने नहीं किया, सरकार ने पब्लिक नहीं किया है। इस कलेक्शन ऑफ द कास्ट डिटेल्स आर अ पार्ट ऑफ सेंसस। हम जानना चाहते हैं क्या ये जो जाति का विवरण है इसका हम जो संग्रह करते हैं, जाति के विवरण की हम जो कलेक्ट करते हैं, क्या ये जनगणना का हिस्सा होता है, तो नहीं दोस्तों। कास्ट was among the details collected by enumerators during the decennial census of India till 1931। 1931 तक जब हमारे पास सर्वे होता था, 1971 तक जो हमारी जनगणना होती थी, जो हम हर 10 साल में एक बार करते थे, 1931 तक हमने उसमें कास्ट का डेटा रखा था, 1931 तक।
ठीक है, क्योंकि अंग्रेज थे यार, अंग्रेजों का काम ही क्या था, फूट डालो और राज करो। ठीक है, क्या काम था इनका, फूट डालो राज करो। कितने, कब से, अंग्रेजों का यही काम था। तो 1931 से पहले यानी कि आज़ादी तक यार अंग्रेजों को फूट डालने के लिए कास्ट वाइज डेटा की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनकी नीति उसी पर आधारित थी। उसके बाद में हमने इसको बंद कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया, 1931 तक किया। अब 1931 के बाद दूसरा सर्वे कब होगा, 1941 में। इस तक वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था और उसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने सस्पेंड कर दिया कि अब जो है कास्ट का डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। तो अंग्रेज को दिख गया था, अंग्रेजों को, कि अब हमारा जो है जाने का समय आ गया है, तो अब फूट डालने से कोई फायदा है भी नहीं, है ना। 1931 में मैं बात करूं, इट वाज सीवियरली लिमिटेड ड्यू टू द फाइनेंशियल रीजन। 1931 की भी बात आप करोगे ना तो वो बहुत लिमिटेड हो गया था। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारे फाइनेंशियल रीजंस थे, फाइनेंशियल रीजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया था 1931 में भी। 1931 में भी हम जाति की पूरी तरीके से जनगणना जो है हम वो नहीं कर पाए थे, हिसाब हम नहीं लगा पाए थे। आज़ादी आई, आज़ादी के बाद में जो हमारे पहले आज़ाद भारत के जो पहले इंडियन रजिस्ट्रार बने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनका नाम था आर ए गोपाला स्वामी। आर ए गोपाला स्वामी ने भी ये माना कि जो सेंसस है ना, सेंसस का मतलब है जनगणना, जनगणना का मतलब होता है लोग कितने हैं भारत देश के अंदर, तो उसमें जातियों का कोई लेना देना नहीं है। 1951 में जो सेंसस हुआ था, वाज नॉट टू कंसर्न इटसेल्फ विद द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कास्ट, रेस एंड ट्राइब्स। 1991 की जनगणना में जातियों, जनजातियों, इनके द्वारा कोई भी सवाल नहीं पूछे गए, क्योंकि उसका ये पर्पज ही नहीं था कि हमें जाति जनजातियों के बारे में पता लगाना है, बट इट वॉज रिलेटेड टू द स्पेशल ग्रुप। हाँ, कुछ स्पेशल ग्रुप थे जिनसे संबंधित था दोस्तों, और उनसे संबंधित जानकारी भी इकट्ठी की जाती थी, जैसे बैकवर्ड क्लास से। और ये जो बैकवर्ड क्लास के बारे में डेटा गैदर करते थे, उसके बाद में जो बैकवर्ड क्लास का कमीशन होता था, उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए दोबारा से अपना खुद का भी सर्वे करता था। ठीक है, स्पेशल ग्रुप में कौन कौन से लोग आते थे, स्पेशल ग्रुप हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज रेफरिंग टू द शेड्यूल कास्ट, है ना, मतलब सारी जातियों के बारे में नहीं पता करना, लेकिन हम कुछ स्पेशल सेक्शन था, कुछ हमारे पास स्पेशल ग्रुप थे, जैसे शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, और कुछ अदर सर्टेन कास्ट थी दोस्तों, जिनको हम पहले बैकवर्ड कास्ट के रूप में मानते थे। उनका हम डेटा यहाँ पे जरूर कैलकुलेट करते थे, और उस डेटा को बाद में क्रॉस वेरीफाई भी किया जाता था। ठीक है ना। कास्ट डिटेल कलेक्शन, जाति विवरण का संग्रह जो होता है वो क्या, देखो जैसे SC ST की अगर हम बात करें ना, व्हाइल SC ST डिटेल्स आर कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सेंसस, अभी भी अगर हम बात करें सेंसस के अंदर SC ST की डिटेल कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, बट अदर कास्ट आर नॉट कलेक्टेड। ठीक है, जो एनुमरेटर है उनके द्वारा जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो आज भी आपकी SC ST की तो कैलकुलेशन होती है, कितने SC ST हैं, लेकिन अदर कास्ट जो है उनके बारे में यहाँ पर अभी डेटा कैलकुलेट नहीं किया जाता। द मेन मेथड इज बाय सेल्फ डिक्लेयरिंग टू द एनुमरेटर, और इसको करने का तरीका भी क्या होता है, जब ये डेटा होती है, जब गिनती होती है ना, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो है वो खुद ही बता देते हैं कि हाँ वी बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। सो फार अभी तक अगर हम बात करें तो जो हमारे पास बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, इन द वेरियस स्टेट हैज बीन कंडक्टिंग देयर ओन काउंट टू असर्टेन द पॉपुलेशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। जितने भी आपके राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर में उनके खुद के बैकवर्ड क्लास के कमीशन होते हैं। जैसे कमीशन हमारे पास SC का कमीशन अलग है, ST का कमीशन अलग है, OBC का कमीशन अलग है। सो ये क्या करता है, अपनी खुद की भी गिनती करते हैं, खुद का भी ये डेटा गैदर करते हैं, ताकि ये मैच कर पाएँ कि जो यहाँ पर हमारा डेटा है और यहाँ पर सेंसस से जो डेटा है वो दोनों क्या है दोस्तों, बराबर हो। ठीक है, अब ये जो मेथड होता है ये अलग अलग स्टेट में वैरी करता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। पब्लिक डोमेन सजेस्ट दैट दोज पैनल्स यूज मेथड्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनरीज। इसमें होता कुछ नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग, है ना, उसके आधार पर ये लोग डेटा आपका गैदर करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कास्ट वाइज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कास्ट वाइज, देखो सरकार को नीति बनानी, आप समझो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो सरकार को ना, सरकार कई बार आप देखते हो किसी प्रकार के विशेष जाति या वर्ग के लिए आपकी नीतियां बनाती है, आपको पता है ना। अब किसी विशेष जाति या, ठीक है, किसी एक प्रकार के विशेष जाति या वर्ग के लिए अगर पॉलिसी बनानी है ना, तो उसके लिए सरकार को पता होना चाहिए कि कितने लोग उस जाति विशेष के अंदर में हैं, है ना। मैं कह दूं भाई मुझे पिछड़े वर्ग के लिए जाति एक पॉलिसी बनानी, तो पहली बात तो अपने पास गिनती होनी चाहिए कि यार पिछड़े वर्ग में कितने लोग उपस्थित हैं हमारे पास और कितने लोग नहीं हैं उपस्थित। सो पहला तो हमारे पास कास्ट वाइज डेटा आपका होना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो यही बात कह रहा, अब उसमें डेटा कहाँ से आता है, जो कास्ट वाइज डेटा हम गैदर करते हैं किससे, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करते हैं हम। क्या करते हैं दोस्तों, सोशो इकोनॉमिक कास्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेंसस के अंदर में कास्ट वाइज डेटा गैदर नहीं किया जाता,
कास्ट के हिसाब से अगर डेटा इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग से होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग से होता है हमारा, जिसके द्वारा हम कास्ट वाइज डेटा जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, कास्ट वाइज डेटा हम गैदर करते हैं। समझ में आ रही बात। इसके अंदर हम कास्ट साथ साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत सारी कम्युनिटीज़ का वो हम इकट्ठा करते हैं। ये एक्सरसाइज हमने 2011 में की थी, बट इसका डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, रिलीज नहीं किया गया है। द जनरल सेंसस जो होता है, जो नॉर्मल हम जनगणना करते हैं, वो बहुत मतलब विद इन मंथ, कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना, ये डिटेल में होता है, ये डिटेल में होता है। ठीक है, और इसके अंदर में पूरा बड़ा समय लगता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर दो कंपोनेंट थे 2011 वाले के अंदर। पहला क्या, अ सर्वे ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड, और दूसरा रैंकिंग ऑफ दीज हाउस होल्ड बेस्ड ऑन द प्री सेट पैरामीटर इन द कास्ट सेंसस। दो इसके कंपोनेंट थे। चलिए, रिलेटेड सर्च में आप क्या करोगे सर, आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में लिखोगे और सेंसस क्या होता है, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे ज़्यादातर बातें मैंने बता दी है। प्रीलिम्स में आपसे सेंसस से सवाल पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के अंदर क्यों इस प्रकार का कास्ट वाइज सर्वे हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस जो है 2011 का वो क्या है, इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से पहले क्या चल रहा था ये देखना आपको, एंड किस प्रकार से ये डेटा है कलेक्ट किया जाता है। मेंस पे आ जाते हैं, व्हाई इट इज द हेड काउंट ऑन द कास्ट लाइंस कंसिडर्ड नेसेसरी एंड व्हाट विल बी द आउटकम। ये जाति को हम ऐसे हेड काउंट क्यों करते हैं, अलग अलग जातियों के अलग अलग लोगों को हम हेड काउंट क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग गिनने की, है ना। और अगर हम गिनते हैं तो इनकी आउटकम क्या वो आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल जो इनके प्राइस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। ठीक है, लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो हैं लगातार आपके बढ़ रहे हैं। इनके पीछे कारण क्या है ना। पेट्रोल और डीजल जो है इनके प्राइस लगातार एक्सपोनेंशियली क्या कर रहे हैं दोस्तों, राइज कर रहे हैं। I want to explain you the reason behind the exponential rise of the price of these petrol and the diesel। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। देखो, पहला कारण तो क्या है, अभी जब से कोरोना की वैक्सीन आने की बात हुई है, ठीक है, जब से ये जो कोरोना की वैक्सीन आने की बात हुई है, तब से यार लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग गई है कि हाँ भाई कोरोना की वैक्सीन आएगी, हम लोग बाहर निकल सकते हैं, हम लोग जो हैं अपना काम कर सकते हैं। तो कोरोना की वैक्सीन से एक जो डिमांड है वो बढ़ गई है, पहली बार डिमांड इंक्रीज हुई है। ठीक है, दूसरा देखो, भारत में जो क्रूड ऑयल होता है, जो भारत में हम कच्चा तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कच्चे तेल से हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं रिफाइन करके, वो सारा का सारा कच्चा तेल दोस्तों हम इंपोर्ट करते हैं, भारत के अंदर में सोर्स है नहीं। तो अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा विदेशों से तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरा चीज क्या है दोस्तों, क्रूड ऑयल। और तीसरी चीज है दोस्तों वो क्या, वो सरकार की बदतमीजी। सरकार क्या कर रहा है दोस्तों, सरकार के पास पैसे की कमी चल रही है, सरकार को इकोनॉमी को फाइनेंस करना है, फंड करना है। अब उसके लिए पैसा क्या है, तो सरकार क्या सोचती है, सरकार सोचती है कि हम क्यों ना पेट्रोल के ऊपर भी और क्यों ना हम डीजल के ऊपर भी क्या लगा दें, हम एक्सेस में टैक्स लगा दें। जैसे अभी क्या लगाया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी, अभी क्या लग रही है, एक्साइज ड्यूटी। और बहुत सारे जो आपके राज्य हैं उसके अंदर में वैट भी लगता है। देखो, आज भी अगर हम बात करें ना तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का वैट लगता है, अलग अलग रेट से लगता है। तो आप देखोगे मुंबई में पेट्रोल डीजल भारत में सबसे महंगा मिलता है। ठीक है, तो वो अलग क्यों क्या है, क्योंकि उस पर अलग अलग टैक्स लगता है। अगर मैं आपको बताऊं ना, जितना तेल और पेट्रोल जितने रेट का आप खरीदते हो ना, उसका 50% से भी ज्यादा, यानी कि 60% से ज्यादा तो सीधा सरकार की जेब में जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में। सरकार टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, सरकार के ट्विन पर्पस है। पहला, यहाँ टैक्स का कलेक्ट करके सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करेगी कहाँ पर, आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में, आपके रिसोर्स, आपकी अदर एक्टिविटीज़ को फंड करेगी, पहली चीज़। और दूसरा, सरकार इस पैसे का इस्तेमाल किस में करेगी दोस्तों, देखो अगर डीजल और पेट्रोल के ऊपर इनके दाम बढ़ेंगे तो लोग क्या होंगे, लोग कम इस्तेमाल करेंगे, लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लोग जो है वो आपकी जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके लोग जो है बिजली से चलने वाली गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ड्यूअल पर्पस को क्या करेगा, आपका सर्व करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज से आपका रिलेटेड है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है हमारी, उन्होंने पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, कितने रुपए से, रेस 2 रुपए एंड नियरली रेस 3.50 रेस्पेक्टिवली। नवंबर 19 से ये लगातार प्राइस जो है बढ़ाते जा रहे हैं।
बीच में इन्होंने 59 दिन तक, 59 डेज तक तो रेट को अनचेंज रखा। जब पेट्रोल डीजल की डिमांड भी नहीं थी ना, तब भी इन्होंने प्राइस को घटने नहीं दिया, घटाया नहीं। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ी है तो ये आगे मुंह उठा के प्राइस को बढ़ाने के लिए। पेट्रोल के ऊपर अगर हम बात करें तो 3.5 रुपये बढ़ गए हैं और डीजल के ऊपर 2.5-2 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ पे इनको हराम का दिखता है। मेरे को गुस्सा बड़ा आता है जब सरकार ऐसे बिना मतलब में टैक्स बढ़ा देती है। ठीक है भैया, तुम्हें पैसा चाहिए लेकिन आम आदमी की जेब थोड़ी ना काटोगे यार। ठीक है, देख रहे हो आप कितना कितना जो है बढ़ा रही है। और दिसंबर 9 को अगर मैं बात करूं, पेट्रोल मुंबई में 90 रुपये लीटर बिक रहा था, है ना। और अगर हम बात करें जो रीसेंट फ्यूल प्राइस है ना इंडिया के अंदर, वो हाईएस्ट है। अक्टूबर 2008 के बाद में सबसे हाईएस्ट चल रहा है डीजल का और पेट्रोल का प्राइस। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण देते हैं कि राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस, कि दुनिया में वैश्विक बाजार के अंदर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अरे ठीक है, बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही जितनी तुमने गंद मचा रखी है यहाँ पर। एंड इम्प्रूव डिमांड आउटलुक, और डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन के बाद में जो है डिमांड बढ़ रही है और उसके बाद में इन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। इंडियन इंपोर्ट, इंडिया भारत सारा का सारा तेल इंपोर्ट करता है, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब वैश्विक बाजार के अंदर तेल की मांग बढ़ी है तो प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ गया तो भारत में भी प्राइस बढ़ गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक प्राइस जो है पेट्रोल और डीजल का, ये रिवाइज किया गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा बेस्ड ऑन द चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस इन पेट्रोल डीजल। ये इंटरनेशनल, ये जो भारत के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी यही बोल रही हैं कि दुनिया भर में तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो हमने बढ़ा दिया, हमने भी उसी के साथ में रिवाइज कर दिया। ठीक है, रिवीजन टू द प्राइस दिस ईयर, इस वर्ष के मूल्य में संशोधन की अगर मैं बात करूं, सो द लेटेस्ट अभी अभी कल इन्होंने 30 पैसे बढ़ाए हैं। ठीक है, ये 56वां रिवीजन है, मतलब 56वीं बार इन्होंने तेल और डीजल के प्राइस को बढ़ाया है। कब से कब तक पता है? अप्रैल 1 के बाद में। ठीक है, अप्रैल 1 इसी साल के 1 अप्रैल के बाद में 56वीं बार इन्होंने पैसे इसको बढ़ाया है दोस्तों, है ना। और डीजल का प्राइस जो है वो 67वीं बार बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, अभी जो बढ़ाया 26 पैसे, 67वीं बार इन्होंने बढ़ाया है। एक्सेप्ट एक बीच में थोड़ा सा टाइम चला था सितंबर और अक्टूबर के अंदर, जब थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ था, नहीं तो ये लगातार 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 बढ़ाते ही जा रहे हैं। द इंक्रीज वॉज अ पार्ट बिकॉज ऑफ द एडिशनल ड्यूटीज। ये आई ना सारी बात निकल के, ये जो तेल का प्राइस बढ़ रहा है ना दोस्तों, वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है? इंक्रीज ड्यूटी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ा रखी है इसके ऊपर, और साथ ही साथ में केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग कर जो है इस पे बढ़ा रखे हैं ताकि उनकी जेब भरती रहे समय समय पे, खाला उनकी जेब खाली ना हो, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो वो कहाँ से घोटाले करेंगे, वो कहाँ से इन पैसों को अपनी जेब में रखेंगे। ठीक है ना। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ा रखे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्राइमरी रीजन ऑफ द हाइक, अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आती इतना पैसा लेके लोग जाते भी कहाँ हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर को पैसा देते हैं तो ग्रांट नहीं देते, वो भी इनको लोन के रूप में देते हैं हम एमएसएमई को। ठीक है, लोग अभी कोरोना के टाइम पे इतने दुखी रहे, इतने पीड़ित रहे, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया यार। अब उनको तो तुमने कहीं ना पैसा दिया किसी को भी, है ना। इतने लोग बेचारे पैदल अपने घर गए हैं, तुमसे गाड़ियां बसें भी ना चलवाई गई, तुम किया क्या है यार, ये करते क्या पैसे का, है ना। लेकिन इनकी शानो शौकत में कभी कोई कमी नहीं आती। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बट क्या करें। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल टू बूस्ट देयर रेवेन्यू। अपने रेवेन्यू, अपने राजस्व की वृद्धि करने के लिए इन्होंने बहुत सारे करों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। आप बात करो स्टेट और सेंट्रल के टैक्स मिला लो, 62% जो टैक्स है ना, 62% जो टैक्स है वो आपका रिटेल प्राइस जो है पेट्रोल का, और 57% डीजल का, ये सिर्फ टैक्स है। मतलब सरकार अगर अपना टैक्स इसमें से हटा देना तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। मतलब जो पेट्रोल अब 100 रुपये बिल बिक रहा है, जो 90 रुपये बिक रहा है, वो पेट्रोल का प्राइस 40 रुपये हो जाएगा। जो डीजल अभी 80 रुपये बिक रहा है, वो डीजल भी कितने में आ जाएगा दोस्तों आपका? उस डीजल की बात करूँ 35 रुपये लीटर बिकेगा आपका यहाँ पे। बट ठीक है, एचके का मिल रहा है इनको। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन द पेट्रोल एंड डीजल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस साल की शुरुआत से इस कीमतों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये बढ़ा रहे हैं। जब पिछले थोड़े दिन पहले जब ग्लोबल मार्केट में तेल का प्राइस बहुत गिर गया था, तब भी इन लोगों ने घटने नहीं दिया, तब भी कि उस घटे हुए पैसे का, ठीक है, इन लोगों ने बिल्कुल भी हमें लाभ हमें नहीं मिलने दिया। क्यों? क्योंकि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, और उसका हम लोगों की भलाई में इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना देखा हमें तो भलाई में कहाँ तुमने इस्तेमाल किया। प्राइस वेरिएशन, आप कहोगे सर कि प्राइस अलग है, मुंबई में प्राइस अलग होता है, दिल्ली में प्राइस अलग होता है, तो उसका भी रीज़न क्या है दोस्तों? वैट, है ना। तेल के ऊपर आज भी वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। तो मुंबई में वैट ज़्यादा है, दिल्ली में वैट कम है। ठीक है,
डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल प्राइस। अब आप सोचोगे सर फ्यूल प्राइस जो है ईंधन की कीमत है कि विभिन्न घटक कौन से हैं, समझ लो पहले। सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है सेंटर के द्वारा, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है। सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद वैट लगाया जाता है, और जो वैट कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये 1/4 है, 1/4 भाग जो है वो वैट की वजह से ही तेल बढ़ा हुआ है। क्वार्टर, एक पौवा जो है वो किसकी वजह से बढ़ा हुआ है दोस्तों? राज्य का जो वैट लगता है उसकी वजह से। अब देखो कुछ काम आपको भी करने हैं। क्या? एक्साइज ड्यूटी पे आपको बात करनी है। क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? क्या होता है देखना आपको। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये भी आपको देखना है। एंड स्पेशली आपको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इनके बारे में देखना है। प्रीलिम स्पेसिफिक में आ जाते हैं। व्हाट इज कॉजिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस टू राइज? अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल प्राइस? फ्यूल प्राइस के डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या हैं? प्राइस वेरिएशन इन इंडिया, भारत के अंदर में जो प्राइस वेरिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एंड व्हाट आर द प्राइमरी रीजन ऑफ हाइक इन द प्राइस इवन क्रूड एट द स्टिल चीपर? ये क्या है? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज द वैल्यू एडेड टैक्स? दीज आर द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। एंड मेन स्पेसिफिक में व्हाई आर द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस राइजिंग? क्यों बढ़ रहे हैं? गिव अ रीजन फॉर द ग्लोबली एंड नेशनली। आपको दोनों तरफ से, नेशनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी, दोनों तरफ से आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इसके रीजंस मुझे देने। हो जाएगा? हो जाएगा ना? अगला सवाल है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक बिल लेके आया गया है सेक्सुअल क्राइम के ऊपर। आपको थोड़े दिन पहले याद है एक आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जो वेटनरी डॉक्टर थी उसके साथ रेप हुआ था और उसको जला दिया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने दिशा एक्ट। क्या नाम रखा? दिशा एक्ट। सो दिशा एक्ट की तर्ज पर अब महाराष्ट्र की सरकार एक और नया कानून बना रही है जिसका नाम है शक्ति एक्ट। क्या नाम है? शक्ति। दिशा की ही तर्ज पे है, नाम क्या है इसका? शक्ति। शक्ति के अंदर में भी कुछ स्ट्रिक्ट प्रावधान है। प्रावधान क्या है? कि जो हीनियस क्राइम होता है, ठीक है, हीनियस क्राइम जो बहुत ही गंदा क्राइम है जिसमें रेप आता है, ठीक है, या रेप विद माइनर आता है, उनके साथ इंक्रीज सजा का प्रावधान है कि सजा बढ़ा दो उनकी, कम से कम सजा दो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, या उनको डेथ सेंटेंस दे दो, सजाए मौत दो उनको, सीधा फंदे पे लटका दो और मार दो। साथ ही साथ में कुछ और भी प्रावधान दिए गए हैं। प्रावधान ये भी बने हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या है? कि केस ऐसा नहीं कि 6-7 साल, निर्भया वाला केस देखो 2012 से चल रहा था और 2020 के अंदर जाके उस पर डिसीजन आया है। सो समझ रहे हो, 8 साल तक लंबा केस चले, तो ऐसे में जो उनके पेरेंट्स हैं बेचारे वो पीड़ित होते हैं। सो स्पीडी डिस्पोजल हो, साथ ही साथ में आपका इंक्रीज सजा का प्रावधान हो, सजा जो है बढ़ाई जाए उनके लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इवन डेथ, हीनियस क्राइम में सजाएं मौत भी दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी हम बात यहाँ पर करेंगे महाराष्ट्र बिल ऑन सेक्सुअल क्राइम के ऊपर जो महाराष्ट्र लेकर है। पेपर 2 से रिलेटेड है दोस्तों, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। महाराष्ट्र बिल ऑन सेक्सुअल क्राइम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस वीक के अंदर एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट क्या होता है? अभी फाइनल नहीं हुआ है, मंजूरी दे दी है दोस्तों। ये जो बिल है ये डिस्कस करता है किससे दोस्तों? वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं के प्रति और जो बच्चे हैं इनके प्रति जो वायलेंस होता है उसको ये क्या करता है दोस्तों? उसके प्रति में ये लॉ जो है बनाया गया है। इस बिल को आगामी जो विंटर सत्र है उसमें रखा जाएगा और इसको नाम क्या दिया गया है दोस्तों? शक्ति एक्ट 2020। इसके अंदर में एनहांसिंग पनिशमेंट, सजा के प्रावधान है कि सजा को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, इनहैंस बढ़ाना, डेथ पेनल्टी दी जाए रेप के लिए, है ना, वायलेंस, फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी से इन्वेस्टिगेशन और क्विकल डिस्पोजल ऑफ द केस हो, मतलब त्वरित निपटान हो, ठीक है, मौत की सजा भी दी जाए। भाई जो लोग जो है गलत काम करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, तो उनको क्या किया जाए? उनको मौत की सजा भी यहाँ पे दी जाए। रीजन ऑफ न्यू बिल, अच्छा इस नए बिल के कारण क्या है? The main reason given by the government for bringing in the new law is the increase in the number of cases of violence, specifically sexual violence against the women and children. Specifically महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस के केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, यौन हिंसा के मामले जो हैं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ उनमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने डिसाइड किया कि एक नया बिल वो लेके आएंगे किसके ऊपर दोस्तों? सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। इसके अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की बात की है, इसमें हैवी फाइन की बात की है, इसमें डेथ पेनल्टी की बात की, सजाए मौत की बात की इसमें। ठीक है, ये सारी बातें जो है इसके अंदर में, इस बिल के अंदर में बोली गई। अभी बिल है, संसद स्टेट असेंबली के सामने रखा जाएगा अभी विंटर सेशन में, उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। द ड्राफ्ट बिल प्रपोज टू मेक चेंजेस इन द इंडियन पीनल कोड, जो भारत का आईपीसी है
उसके अंदर सुधार के प्रावधान की ये बात करता है कि आईपीसी के अंदर में कुछ बदलाव होने चाहिए। इंडियन एंड द सीपीसीआर क्रिमिनल आपका जो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अंदर में भी है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो पोस्को है, ठीक है, पोस्को के अंदर में भी सुधार यहाँ पे होने चाहिए। ये बिल इस बात की डिमांड करता है। द चेंजेस आर प्रपोज इन द एग्जिस्टिंग सेक्शन ऑफ रेप, बदलाव किस किस में होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग रेप के सेक्शन है उनके अंदर में, सेक्सुअल हरासमेंट के चक्कर में भी उसमें भी बदलाव होना चाहिए, एसिड अटैक जो हो रहे हैं उनमें भी बदलाव होना चाहिए, और चाइल्ड जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। सो दीज आर द लॉ टू बी अमेंडेड। ये वो अलग अलग कानून हैं जो आपके बदले जाने चाहिए, जिसमें बदलाव आपका होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सजा के प्रावधान क्या क्या है? पनिशमेंट प्रोविजन, पनिशमेंट के प्रोविजन देखो सर, द बिल प्रपोज डेथ पेनल्टी, देखो सजा, मृत्युदंड, सजाए मौत, चलते हुए पंखे में क्या दे देनी है, गर्दन दे देनी है, ठीक है। साथ में कोई एसिड अटैक का कोई अगर कोई अपराधी है सो उसको क्या करना पड़ेगा, हैवी फाइन देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि एसिड अटैक हुआ है तो उसके बाद जिस पे एसिड अटैक हुआ है जो विक्टिम है उसको यार बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन उस पर लगेगा। सजा तो होगी, साथ साथ 10 लाख रुपए भी उसको देने पड़ेंगे। द एग्जिस्टिंग लॉ हैज़ प्रोविजन फॉर अ फाइन बट नॉट स्पेसिफाई द अमाउंट इन द मोस्ट सेक्शन। अभी देखो हमारे पास ऐसा नहीं है, बहुत सारे कानून तो हमने अभी भी बना रखे हैं और उन कानूनों में सजा का प्रावधान है, बट कितना सजा, कितनी राशि का जो फाइन लगना है, कितने पैसे का फाइन, जैसे इसमें बोलते हैं ना 10 लाख रुपए मुंह खोल के बिल्कुल, लेकिन अभी तक जो कानून है हमारे पास उसमें सजा नहीं बताई गई है कि इतने का जो पेनल्टी है उन पे लगेगा। स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया से संबंधित भी यहाँ पर कुछ प्रावधान यहाँ पर ऐड किए गए हैं दोस्तों, और वो कौन से ऐड किए गए मैं बता दूं दोस्तों। इस ड्राफ्ट बिल के अंदर में कुछ एडिशनल लॉ डाले गए हैं जो डील करते हैं किससे दोस्तों, अब्यूज ऑफ वुमेन ऑन द सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया के ऊपर वुमेन्स, महिलाओं से बदतमीजी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके इस संबंध में भी यहाँ पर कुछ जो है एडिशन यहाँ पे किया गया है। सेक्शन 354E is added to include the intentional act of creating a sense of danger, intimidation, fear or women, fear to the women etc. अगर आप जानबूझ करके, ठीक है, महिलाओं में खतरे की भावना पैदा कर रहे हो, उनके अंदर डर पैदा कर रहे हो, ठीक है, जिससे महिला डर रही है, अगर आप ऐसा जानबूझ के काम कर रहे हो तो उसके लिए भी एक प्रावधान यहाँ पर ऐड करने की बात की गई है। The bill also makes it mandatory for internet, telephone provider and social media platforms to share electronics records, data for the probe in case of the sexual violence against the women and the children within the 7 day। 7 दिन के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है यहाँ पर बोली गई है। रिलेटेड सर्च में आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोस्को, फास्ट ट्रैक कोर्ट से आपको बात करनी है। प्रीलिम स्पेसिफिक में आ जाओ, महाराष्ट्र बिल ऑन सेक्सुअल क्राइम के ऊपर बात करनी, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल, शक्ति एक्ट क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू सोशल मीडिया और पोस्को एक्ट, इनसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। दीज आर द टॉपिक फ्रॉम वेयर यू कैन यू विल सी द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से सवाल देखा जा सकता है। मेंस के अंदर सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोविजन ऑफ शक्ति एक्ट, आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है इसको, अलॉन्ग विद द गैप इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, साथ ही साथ आपको बताना है भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या गैप है, एंड टू इफेक्टिवली प्रिवेंट सेक्सुअल अब्यूज केसेस इन इंडिया। मैं देख रहा हूँ लगातार आप जो है ना काम कम कर रहे हो, रिलेटेड सर्च का और जो मेंस के क्वेश्चन आंसर राइट करने के, इन पे आप काम नहीं कर रहे हो, जो गलत है, और मुझे जो है उससे थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आंसर राइटिंग ग्रुप, हाँ तो कोई बात नहीं रितेश, बच्चों से पूछ लो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया हुआ है उसका लिंक, अभी फिर से शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस एक बार लिंक शेयर कर दो, आप आपस में लिंक शेयर कर दो ग्रुप का, ठीक है, बता दो कौन सा ग्रुप है और कौन सा नहीं है, एक बार लिंक इनके साथ शेयर कर दो आंसर राइटिंग ग्रुप का। रूल फॉर इंडियन कोर्ट टू सर्व समन टू द एक्यूज्ड इन मालदीव, ठीक है, रूल फॉर इंडियन कोर्ट टू सर्व द समन टू द एक्यूज्ड इन द मालदीव। अब देखो क्या हुआ है, भारत और मालदीव, मालदीव भारत का एक अच्छा मतलब मित्र है, हमारे संबंध अच्छे हैं, तो अब दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है क्या, कि भारत का कोर्ट, इंडियन कोर्ट, मालदीव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेज सकता है, और वो व्यक्ति जो है वो मालदीव में रह के ही उन सम्मन को अटेंड भी कर सकता है, समझ रहे हो, उनको यहाँ पर समन को अटेंड भी किया जा सकता है। सो रूल फॉर इंडियन कोर्ट टू सर्व समन टू अक्यूज्ड इन मालदीव, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑन फ्राइडे
notified rules for Indian court to serve summons to accused person in the मालदीव। मालदीव के अंदर में जो accused person है ना, उनको समन दिया जाएगा। और मालदीव के अंदर में ही भारत का कोई आदमी है, मालदीव में रहता है, वहाँ उसने कोई इधर कोई क्राइम कर रखा है, कुछ भी दिक्कत हुई तो उसको सम्मन जारी करके अब उसको इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना वो मालदीव के अंदर ही अपने सम्मन को सर्व कर सकता है। एग्रीमेंट साइन हुआ है। Under which Indian court would send summon or search warrant to any accused in Maldives wanted by the Indian police or the Central Investigation Agency। भारत की पुलिस और भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अगर कोई भी बंदा उसको चाहिए तो वो उसको सम्मन जारी कर सकती है। कहाँ पर? अब मालदीव के अंदर में भी उसको सम्मन जारी किया जा सकता है, मालदीव के अंदर में भी उसको वारंट जो है वो भेजा जा सकता है, वारंट इशू किया जा सकता है। इसके बारे में कुछ की इंफॉर्मेशन है, कुछ मुख्य जानकारी है। क्या क्या? द अरेंजमेंट्स ऑन कोर्ट समन बिटवीन द टू कंट्रीज इज अंडरस्टूड टू हैव बीन रीच्ड इन कोलंबो। अभी कोलंबो में हुई है सारी बातें जो हुई है ना, बैठ के सारी बातें इन्होंने कोलंबो में डिस्कस की है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। इट ऑल्सो सेड दैट सच समन वारंट डॉक्यूमेंट और थिंग्स रिसीव्ड फ्रॉम द कोर्ट इन मालदीव्स शुड बी फॉरवर्डेड टू द MHA। देखो जो भी ऐसे ही आएंगे ना सम्मन वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को सेंड किए जाएंगे, इनकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को दी जाएगी। एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अनुसार ऑल कोर्ट जजेस और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव कैन इशू कमीशन कॉलिंग फॉर अ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस रिजाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। इस रिलेटेड ट्रीटी के बारे में थोड़ा और बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। इंडिया एंड मालदीव फॉर द फर्स्ट टाइम साइंड, इसको हमने नाम दिया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। सो भारत और मालदीव ने पहली बार इस प्रकार की जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की थी ना, MLAT साइन की थी क्रिमिनल मैटर के अंदर। वो कब की थी? 3 सितंबर 2019 को, है ना। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है ना, एक एग्रीमेंट है जो बिटवीन 2 और मोर कंट्री के बीच में होता है फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन एफर्ट टू एनफोर्स पब्लिक लॉ और क्रिमिनल लॉ। पब्लिक लॉ और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसको हम एनफोर्स करने के लिए दोस्तों इस प्रकार का म्यूचुअल एक ट्रीटी जो है, एग्रीमेंट जो है वो करते हैं। इंडिया साइंस सच ट्रीटी विद द 42 अदर कंट्रीज। दोस्तों भारत ने इस प्रकार की संधि 42 देशों के साथ कर रखी। कितने देशों के साथ दोस्तों? 42 कंट्रीज के साथ हमने ऐसी संधि जो है वो की हुई है। अगली बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। अगली बात जो है घास से ऊपर है दोस्तों। देखो ये करंट अफेयर में कल मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद है, इससे संबंधित, तो वही टॉपिक है ये, ठीक है। क्या नाम है? इश्चामुम जनारथमी, ठीक है, ये एक घास का नाम है, इश्चामुम जनारत्नमी। सो ये क्या है? इश्चामुम जनारथमी घास है ये, और ये एक विशेष प्रकार की घास है। कैसी घास है दोस्तों? एक न्यूट्रिशियस घास है, और इस घास का उपयोग किया जा सकता है किसके लिए? इस घास का उपयोग किया जा सकता है आपका पशुओं के लिए, है ना। जो पशु हैं हमारे पास, ठीक है, उनको खाना, ये खाने के लिए उपयुक्त है। और एक घास की विशेषता है, इस घास की कुछ खास बात है क्या, कि ड्राई कंडीशन में, विपरीत एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये घास अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। सूखा मौसम आएगा ये सूख जाएगी, डॉर्मेंट स्थिति में चली जाएगी, सूख जाएगी, परंतु फिर उसके बाद में अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर लेगी। समझ रहे हो? अपने आप को ये क्या कर लेगी? दोबारा से रिवाइव कर लेगी। थोड़े दिनों के बाद में दोबारा से ये हरी हो जाएगी। ये इस घास की खास बात है, इश्चामुम जनारथमी। अग्रहर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा पुणे बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने इसकी खोज की है, उसने इसकी जांच की है, तो ये मिली है। और इनका नाम जो है वो भारत के एक विशेष व्यक्ति के नाम पे रखा गया, जिसको सारी बातें मैं बताऊंगा। एक नई स्पीसीज पाई है हमें किसना? इंडिया मोरिन ग्रास की, भारत मोरिन ग्रास कि भारत में मोरिन घास की एक नई जो है आपकी जनजाति पाई गई है, स्पीसीज पाई गई है, जिसका जो है जेनस इश्चमुम से बिलोंग करती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन फॉर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसका आपका इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों प्रकार के इंपॉर्टेंस इसके हैं। इनका पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों महत्व हैं इसके दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें, इसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसको अभी स्पोर्ट किया गया साइंटिस्ट ने, कहाँ पर? गोवा, पश्चिमी घाट में जो गोवा वाला इलाका है वहाँ पर इसको स्पोर्ट किया गया है। एंड अदर 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। और ये जो वेस्टर्न घाट है, आपको पता है दोस्तों, भारत के अंदर में 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से एक है वेस्टर्न घाट, तो वहाँ पर ये घास आपको मिली है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ये ऐसा इलाका होता है जहाँ पर आपको जैव विविधता मिलती रहती है, आपको कुछ ना कुछ। देखो वेस्टर्न घाट पे कभी मेंढक की नई प्रजाति मिलेगी, कभी सांप की, कभी चिड़िया की, मतलब वो प्रजाति जो है उस पर बहुत है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजाति हैं वहाँ पे पाई जाती है, और हर बार हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ नया जो है मिलता रहता है, ठीक है।
द वेजिटेशन इज एक्सपोज टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? सूख जाना, बिल्कुल हरी हो जाता है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, सूख के डेसिकेट हो जाएगी। लेकिन बाद में जैसे ही मौसम ठीक होगा, उसको अनुकूल कंडीशन मिलेगी ना, तो वो आपने देखा नहीं, घास सूख जाती है, एकदम सफ़ेद हो जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, जैसे उसको पानी मिलता है, वो दोबारा से हरी भरी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम डेसिकेशन। ठीक है। सो जब आपका बारिश नहीं होती, ऐसा टाइम जिसमें सॉइल में न्यूट्रिशन कम होता है, तो उस मंथ में वो सूख जाती है। तो ये घास भी ऐसे ही करती है, सूख जाती है, लेकिन बाद में दोबारा हरी हो जाती है। खास बात इसकी क्या है दोस्तों, ये सीवियर जो हार्श कंडीशन है ना, उसके अंदर में भी सर्वाइव कर जाती है। और जब मानसून आता है तो उसमें दोबारा से ब्लोसम कर जाता है, और ये नई प्रजाति है एक प्रकार की। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, ARI पुणे, उसके अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत में। उसने इस नोवल स्पीसीज़ का नाम जो है क्या रखा है? एस्चमुम जनारत्नमी, इसका नाम जो है वो रखा गया है, जो वेस्टर्न घाट के गोवा में यहाँ पर पाई गई है। ये इश्चमुम जनरात्मी जो नाम रखा गया है, किसके ऑनर में रखा गया? प्रोफेसर MK जनरत्थम के नाम पे रखा गया है। ये प्रोफेसर हैं कहाँ के? बॉटनी के, गोवा यूनिवर्सिटी के। और इनका भारत की ग्रास को पढ़ने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, भारत की घासों के बारे में, कि भारत में कितनी प्रकार की घास पाई जाती है, घास की प्रजातियों के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड कराई है। इश्चमुम जनरात्मी जो है, इट ग्रोज ऑन द लो ऑल्टीट्यूड लेटराइटिक प्लेटू इन द आउटस्कर्ट ऑफ भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा। कहाँ पर उगती है दोस्तों ये? सो देख लो, जो भगवान महावीर पार्क है ना गोवा का, उसकी जो आउटस्कर्ट है, उसकी बाहरी हिस्से के अंदर में बेसिकली घास आपकी पाई जाती है। और ये स्पीसीज खास क्या है दोस्तों? क्योंकि ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव करती है, और जैसे ही मानसून आता है दोबारा से ब्लोसम कर जाती है। ठीक है, और नई प्रजाति है, तो याद रखना इश्चमुम जनरात्नमी, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अभी अगर आपको पता हो दोस्तों, तो एक हाथी है जो एंथ्रेक्स से मारा गया है। किससे मारा गया दोस्तों? एक एंथ्रेक्स से मर गया है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एक प्रकार का बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उससे हाथी की मृत्यु हुई है। इस एंथ्रेक्स से आपका पशु भी आपके मर सकते हैं, इवन आप भी इसके शिकार में आ सकते हो, इसकी चपेट में आ सकते हो। होता क्या है पता आपको? समझिए मेरी बात, ये क्या बीमारी कैसे फैलती है, फूलती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं बैसिलस एंथ्रोसिस। क्या नाम देते हैं? बैसिलस एंथ्रोसिस। प्रोड्यूस्ड स्पोर्स व्हेन डोरमेंट। जब ये एक्टिव नहीं होता ना, तो इस प्रकार के स्पोर्स बना लेता है। ठीक है, ऐसे बना लिए स्पोर्स। अब डोरमेंट पड़ा रहेगा, जब तक कंडीशन नहीं मिलेगी डोरमेंट पड़ा रहेगा, ऐसे ही मरा हुआ नहीं है, डोरमेंट पड़ा है। जैसे ही भाई साहब तुम इसको कंडीशन दोगे, डोरमेंट स्पोर्स जो होते हैं एक्टिव होने लगते हैं। व्हेन दी स्पोर्स गेट इनटू द बॉडी, जैसे ही आपकी बॉडी में पहुंचते हैं, किसी एनिमल की बॉडी में या किसी आदमी की बॉडी में, जहां पर इनको न्यूट्रिशन मिलने लग जाए, पानी मिले, शुगर मिले इनको, है ना, और अदर न्यूट्रिशन मिले, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिव ग्रोइंग सेल के अंदर बदल जाते हैं। और जैसे ही एक्टिव ग्रोइंग सेल के अंदर बले, तो ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या करने लग जाता है दोस्तों? मल्टीप्लाई करने लग जाता है। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को दोस्तों, तो ये बहुत प्रकार का टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करेगा, और आपकी बॉडी के अंदर में एक पॉइजन्स का काम ये आपका करने लगेगा। धीरे धीरे आप बीमार होने लगोगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, सीरियस इलनेस हो जाएगी, और आपकी डेथ भी इससे हो सकती है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हमने देखा कि यार हाथी मर गया, तो आगे हो सकता है ये भी बीमारी बड़ी बन जाए। सो हम इसके लिए भी क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए भी एक वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट कर दी। हम वैक्सीन बनाने का प्रयास इसके लिए कर रहे हैं। सो द अथॉरिटीज़, दोस्तों थोड़ा ही बचा है, पढ़ लो चुपचाप से, भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, संख्या लगातार घट रही है आपकी, भागने की कोशिश मत करो, ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है। ठीक है, बहुत कम काम हमारा बचा है, बट काम आपका पूरा होना ज़रूरी है, इसलिए आराम से थोड़ी देर और बैठो। ठीक है। The authorities in the eastern Assam Dibrugarh district have undertaken a drive to vaccinate livestock around the Jayapur rainforest after anthrax was confirmed as the cause of death of 2 female elephant in a week ago। एक हफ्ते पहले 2 फीमेल एलिफेंट की डेथ हो गई है, और उसका कारण क्या पता चला? एंथ्रेक्स। सो हुआ क्या है, जो असम का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर में एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल गई है आपका। ठीक है, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है यहाँ पर वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है दोस्तों, ये स्टार्ट आपकी हो गई है। ठीक है, क्योंकि 2 फीमेल एलिफेंट है, उनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई है। ये सेकंड केस है दोस्तों एंथ्रेक्स का स्टेट के अंदर में। ठीक है, आफ्टर 2 एशियाटिक वाटर बफेलो जो है, जंगली भैंसे जो हैं वो मारे गए थे। कहाँ पर दोस्तों? आपका पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
अक्टूबर 2019 में। तो उसके बाद में दूसरा केस आपका सामने आया है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये 48 किलोमीटर पाई जाती है कहाँ पे, ईस्ट गुवाहाटी के अंदर, और इसको भी हम मिनी काजीरंगा कहते हैं। तो याद रखना, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आपका पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम बोलते हैं मिनी काजीरंगा, ठीक है, मिनी काजीरंगा, ठीक है, क्योंकि इसका सिमिलर लैंडस्केप है, जैसा काजीरंगा है वैसा ही है। एंथ्रिक्स जो है इज एन इन्फेक्शन, जो मैंने बता दिया, बैक्टीरिया होता है आपका बैसिलस एंथ्रिक्सिस, इसके द्वारा ये फैलता है दोस्तों। इट कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन अकर इन द फोर फॉर्म, ये 4 प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार में पा सकता है। पहला स्किन की फॉर्म, स्किन में हो सकता है, दूसरा लंग्स में, तीसरा इंटेस्टाइनल, और चौथा क्या है दोस्तों आपका इंजेक्शंस। सिम्टम्स जो हैं ये कब होते हैं दोस्तों, जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है उसके 2 महीने के बाद इसके सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंथ्रेक्स इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरियम स्पोर्स विच ऑफन अपीयर्स इन द इन्फेक्शियस एनिमल प्रोडक्ट, जो एनिमल इन्फेक्शियस एनिमल प्रोडक्ट है उसके अंदर में ये आपका एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है पाया जाता है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपका दोस्तों ये क्या करता है, फैलता है। अगली जो न्यूज़ है वो है ADMM+, अभी इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई है, 10 साल हुए हैं इसके, ठीक है। पिछले साल भी हमारे राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने भाग लिया था, मुझे याद है, शायद आपको पता नहीं याद है कि नहीं है। और इस बार भी राजनाथ सिंह जो है, इसका एक स्पेशल सेशन था क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं, 10 ईयर्स पूरे हुए हैं। सो अभी ये जो वियतनाम है उसके अंदर में इसकी बैठक हुई है, और वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्पेशल आपका यहाँ पर लेक्चर भी दिया है हनोई के अंदर में। सो ADMM, तो ये इसके मेंबर है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हैं जिनको हम आसियान कहते हैं, आसियान देश। साथ में कुछ डायलॉग पार्टनर भी हैं इनके, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और रशिया, दीज आर द पार्टनर। तो इनकी अभी एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। रक्षा मंत्री ने अभी जो अटेंड किया क्या दोस्तों, 14th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन एट हनोई, वियतनाम on the 10th December 2020 that marked the 10th anniversary of ADMM+. इट्स अ एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट, एशियन जो है एशियन की डिफेंस मिनिस्टर मीट है, इसलिए इसको फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ADMM, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट है दोस्तों आपका ये। और प्लस हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्लस इसलिए है क्योंकि एशियन से बाहर के लोग भी इसमें आते हैं। 2010 में इसको स्थापित किया गया था, 2020 की बात हम कर रहे हैं, तो 10 साल हो गए हैं, ठीक है। ये जो ADMM+ है इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आसियान एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ये इसका काम है। ADMM+ जो है इट कंप्राइजेज द 10 एशियन कंट्रीज, साथ ही साथ में ये इसके डायलॉग पार्टनर हैं जो इसके अंदर में हिस्सा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों 93वीं AGM की एनुअल कन्वेंशन की अभी मीटिंग है, 93rd AGM एंड एनुअल कन्वेंशन। प्रधानमंत्री ने एक इम्पॉर्टेंट इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर किया, फिक्की की जो 93rd AGM और एनुअल कन्वेंशन है टुमारो, उसके ऊपर एक भाषण देंगे ये। थीम क्या है दोस्तों, थीम है इंस्पायर्ड इंडिया, थीम क्या है, इंस्पायर्ड इंडिया। इस इवेंट के अंदर में क्या होगा, बहुत सारे मंत्री भाग लेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भाग लेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के हेड जो लोग हैं वो भाग लेंगे, बहुत सारे डिप्लोमेट भाग लेंगे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट भाग लेंगे, और कुछ अदर लीडिंग ल्यूमिनरीज जो हैं वो भाग लेंगे। ये जो कन्वेंशन है ना, इट विल विटनेस वेरियस स्टेक होल्डर डेलिब्रेटिंग ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द कोविड-19। बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो कोविड-19 के इम्प्लीकेशन के ऊपर बातचीत आपसे करेंगे। वो बात करेंगे इकॉनमी के ऊपर, वो बात करेंगे रिफॉर्म्स जो जरूरी हैं सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए, एंड द वे फॉरवर्ड्स फॉर द इंडियन इकॉनमी। इन सब पे क्या होगी दोस्तों, बातचीत यहाँ पर होगी। फिक्की का जो एनुअल एक्सपो है 2020 का हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे एंड विल कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ द 1 ईयर, ठीक है। ये वर्चुअल एक्सपो होगा जिसमें दुनिया भर के अलग अलग लोग जो अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे, अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को क्या करेंगे दोस्तों, ब्राइट करेंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। अगला सवाल है, अगला टॉपिक है दोस्तों, एक सेटेलाइट बेस्ड NB इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो है भारत के अंदर में शुरुआत हुई है, और एक टेक्नोलॉजी फर्म है स्काइलो टेक, उसने BSNL की सैटेलाइट के साथ मिलकर दोस्तों इसको लॉन्च किया है। इससे भारत के रूरल एरिया के अंदर में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आपकी हो पाएगी अच्छे से। सो BSNL ऑन थर्सडे को BSNL ने कहा है, क्या कहा है, सेड इट हैज़ पार्टनर्ड विद द स्काइलो टेक इंडिया फॉर सैटेलाइट बेस्ड NB-IoT का मतलब क्या, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये है। that will be enable it to provide connectivity for millions of unconnected machines। भारत के अंदर में जो मशीन्स है ना, तो
इंटरनेट ऑफ थिंग्स उनको आपस में कनेक्ट करेगी, सेंसर्स, इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल आईओटी डिवाइस है अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब भारत का खुद का जो है इंडिजीनस सिस्टम ये रहेगा। दिस सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय स्काइलो, स्काइलो कंपनी ने सॉल्यूशन को डेवलप किया है। इसमें क्या करेगा, वो बीएसएनएल की सैटेलाइट होगी ग्राउंड में, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएसएनएल की सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करेगा और भारत के पैन इंडिया के अंदर ये कवरेज प्रोवाइड करेगा। द कवरेज विल बी सो वास्ट दैट इट विल नॉट लीव एनी डार्क पेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया। भारत में कोई भी डार्क पैच नहीं बचेगा, मतलब भारत, पूरे भारत के अंदर में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाओगे। इस प्रकार की पहली सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की स्थापना हुई है। पहली बार दुनिया में इस प्रकार का कुछ हमने अचीव किया है, डेवलप किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो नीति आयोग का प्लान है ना कि भारत के अंदर में हम इंडिजीनस आईओटी कनेक्टिविटी लेके आए, उसके साथ में क्या करता है दोस्तों, ये मैच करता है। नीति आयोग का जो प्रोग्राम है उससे क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हानुकुका। सो हानुकुका जो है ये इजराइल का एक फेस्टिवल है। प्रधानमंत्री ने हानुकुका, चाग हानुकुका आपका सामीच जो है, इसके ऊपर उनको शुभकामनाएं दी हैं कि छाग हानुकुका, हानुक्खा समीच, ये त्यौहार के ऊपर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अब इसको हानुकुका को क्या कहा जाता है, इसको चानुक भी कहा जाता है, आपका चुनकहा भी कहा जाता है। क्यों, इसका मतलब क्या, देख लो। ये 8 दिन का ज्यूइश सेलिब्रेशन है। इट मार्क्स द रीडेडिकेशन ड्यूरिंग द 2nd century BC of the second temple of in the Jerusalem, where according to the legend Jews has risen up against their Greek Syrian oppressor in the Maccabean revolt। अभी ज़्यादा तो खैर हमें नहीं पता, बट ठीक है, इतनी चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो पीडीएफ अभी आपको डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जाके सो जाओ पूरा आराम से। गौरव दुबे, अगर किसी की याद आ रही है ना, सो जाओ चुपचाप से। ठीक है सबसे अच्छा उपाय है, सोने का प्रयास करो, नींद अच्छा आएगा। ठीक है ना। और सुनो, नींद नहीं आ रही ना, अब आप लोगों का सवाल होगा सर नींद नहीं आती तो 11:45 पे सेशन है मेरा, उसको अटेंड करो। ठीक है, आज तुम्हें याद आ रही है, कुछ ऐसा काम करो कि उसको तुम्हारी याद आए। समझ में आ रही बात है ना। आज तुम्हें याद आ रही है, बट ऐसा काम कर दो कि कुछ दिन उसको तुम्हारी याद आए कुछ समय के बाद। तो कुछ ऐसा काम करो बड़ा, ये दुनिया उसी को सलाम करती है। ठीक है, जिसमें लोगों को, दुनिया को झुकाने की हिम्मत होती है। कमज़ोर आदमियों का तो कोई भी साथी नहीं होता मित्र। ठीक है, 11:45 पे मिलेंगे अभी दोबारा। अभी क्लास होगी अपनी दूसरी तोड़ सीरीज़ की। सो अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो दोस्तों, इंस्टॉल कर लो। आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो यूपीएससी में, आप मेरे साथ दोनों चीज़ों की तैयारी कर सकते हो, जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी आप कर सकते हो मेरे साथ। जीएस की तैयारी करने के लिए देखो, जो भी करना है उसमें जाके ऑप्शनल्स यूज़ कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे आप। आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन आप क्या करोगे, आप 2 जगह जाओगे, या तो प्लस में या आइकॉनिक में। प्लस ये रहा, देखो 1 साल के लिए प्लस मिलेगा आपको 44,000। देखो जिसको भी इस बारे में डाउट हो, आप मुझे मेल कीजिए, आज आपके मेल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बस मेल में लिख देना ऊपर क्या, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ताकि आपकी डाउट्स जो है मैं जल्दी से देख पाऊँ मैं, है ना। आप ये लिख के मेरे को मेल भेज दीजिएगा। 44,000 रुपये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको सिर्फ 64,000 रुपीज़ देना है, और 3 साल के लिए सिर्फ 80,000 रुपये। यार मतलब 2,000 रुपये पर मंथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो घर बैठ के, कहीं जाना नहीं है आपको, घर बैठ के। और इसमें भी अगर आप चाहते हो ये डिस्काउंट आपको मिले एक्स्ट्रा 10%, और आप सुमित सर की गाइडेंस में तैयारी करो, तो याद रहे आपको कोड मेरा यूज़ करना है। मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10, ये मेरा कोड है, ये कोड आपको यूज़ करना है। इसी के साथ ये प्लस के, ये ऑप्शनल के चार्जेस हैं, जो हमारे ऑप्शनल का कोर्स है। हमारा एक कोर्स और भी है दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके अपने कुछ अलग बेनिफिट हैं। क्या, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें भी कोड सुमित 10 ही रहेगा। इसमें फ़ायदे क्या है, यहाँ पर आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। देखो ये 4 चीज़ें तो सेम है, इसमें भी लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, शेड्यूल, स्ट्रक्चर सब सेम है। यहाँ पर आपको पर्सनल डेली आपके खुद के आपसे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, उसके आधार पर आपको डेली फीडबैक भी दिया जाएगा, और जो आपका फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर आपके लिए स्टडी प्लान किया जाएगा, स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी, और स्ट्रैटेजी के आधार पर आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सके। सो ये अलग अलग तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। ये बेनिफिट हैं किसके दोस्तों, आइकॉनिक कोर्स के।
ये प्लस कोर्स है हमारा, ये आइकॉनिक कोर्स है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप आइकॉनिक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को अपने साथ बिल्कुल एकदम पर्सनल कनेक्शन में जोड़ सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए याद रहे मेरा कोड है सुमित10। आपको एक ही चीज़ याद रखनी, सुमित10। सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो। सो जब भी आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, मेक श्योर आप कोड क्या यूज़ करें दोस्तों, यू हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई, लेक्चर आज को पसंद आया होगा आपको। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ अभी हम मिलेंगे 11:45 तक, तब तक के लिए गुड बाय। देखो काम कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक खाना नहीं खाया है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो दोस्तों, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ये सब, और आपको भी यहाँ पे उपस्थित होना है। 11:45 एक बच्चा मुझे यहाँ उपस्थित चाहिए, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।